Hello, good morning students. Today our chapter 4 planning. बच्चों हमने इसके मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेन इम्पोर्टेंट्स पढ़ ली थी और हमने कुछ केस स्टडीज भी करी थी। मैंने 2 केस स्टडी भी आपके लिए वीडियो में डाली थी। देन आज जो सेशन रहेगा वो रहेगा प्लानिंग प्रोसेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो सीधा 3 मार्क्स का यहीं से बनता है कि प्लानिंग प्रोसेस पूछी जाती है हमसे। और बच्चों प्लानिंग का हमेशा एक प्रोसेस की चीज हमेशा ध्यान रखना कि प्रोसेस जो है वो हमेशा कंटिन्यूस सीरीज में ही होगी, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको इसको जो है इस प्रोसेस को लर्न करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि फर्स्ट स्टेप लर्न किया, देन आपने 3rd कर लिया, 5th कर लिया एंड 4th कर लिया। इस तरह से नहीं कर सकते। पूरे 7 स्टेप हैं बच्चों, इसीलिए मैंने पूरे 7 स्टेप को पूरे आपके लिए लाइन से लिखे हैं। पहले हम इन 7 स्टेप को देखते हैं एक बार लाइन से, देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट देखते हैं कि एक प्लानिंग जो होती है उसकी प्रोसेस कैसे होती है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग किस तरह से करती है, यानी जो गोल डिसाइड करती है उसके लिए वो किस तरह से प्लानिंग करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करने का तरीका अलग अलग होता है बच्चों। हर स्कूल जैसे मैनेजमेंट जो करती है उसकी प्लानिंग अलग अलग होती है और हर फील्ड में प्लानिंग अलग अलग होती है, लेकिन वो इन जो है 7 स्टेप से होकर ही गुजरती है। अब वो कोई जो है वो प्लानिंग को लंबा करने के लिए इन्हीं प्रोसेस के इन स्टेप्स के सब स्टेप्स और फाइंड आउट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनके सब स्टेप्स को कट करके इन 7 स्टेप में इस प्लानिंग को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जब भी प्लानिंग करनी होती है, पहले मैं आपको बहुत ब्रीफ समझा देती हूँ बच्चों, देन वी एक्सप्लेन इन डीप। प्लानिंग में सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाता है? सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमने किस जो मोटिव से अपनी प्लानिंग को स्टार्ट किया है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करता है कि मुझे कहाँ जाना है या मुझे किस चीज को अचीव करना है। वो अपने जो गोल होते हैं उनको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। सेकंड लिख रखा है डेवलपिंग प्रीमिसेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि जब हमने एक बार गोल डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर चलूं और मैं कहूं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका टारगेट है कि मुझे 10 करोड़ रुपीस की सेल जो है पर मंथ या पर ईयर मुझे करनी है, तो 10 करोड़ की जो उसने सेल का टारगेट बनाया है तो वो उसका टारगेट हो गया। देन सेकंड बोलता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। यहाँ पर जो आपके प्रीमिसेस हैं आपके रिसोर्सेज है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं प्लानिंग को सक्सेस बनाने के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे अल्टरनेट्स जो हैं वो लोगों के पास होते हैं, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं। उन अल्टरनेट्स में से सुपीरियर अल्टरनेट्स को चूज करना एंड देन उस वे पर चलना ही यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस कहलाता है। फिर लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेट फॉर द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब हमारे पास जब बहुत सारे वे आ जाते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, हम अज्यूम करने लग जाते हैं फ्यूचर को ध्यान में रखकर। ये जो चीजें डिसाइड की जाती है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही की जाती है। फिर उसके बाद हम उसके क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि हमारे पास इतने अल्टरनेट्स मौजूद हैं। उन अल्टरनेट्स की हम क्या बनाते हैं, लिस्ट कर लेते हैं। देन जब लिस्टिंग हो जाती है फिर हम उसको क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। फिर हमारे पास सपोज जैसे 5 अल्टरनेट्स हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो हम इनका क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। हम यहाँ पर इनकी हर में वैल्यू लगाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उसको कि कौन से वे पर चलने पर हमें कितना ज्यादा फायदा होता है और कितना नुकसान होता है। अगर हम ए वे को चुनते हैं तो हमें कितने सारे फायदे होते हैं और कितने नुकसान होते हैं। बी पॉइंट को चुनते हैं तो क्या फायदे, सी को, डी को और ई को। इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनसे उन वे को यूज करते हुए अपना मतलब अपना एक कहते हैं ना एनालिसिस करता हुआ चलता है कि तो इस तरह से हमारे जो इसके हैं 3 पॉइंट्स कंप्लीट हुए बच्चों। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अभी तो हम इसका ब्रीफ छोटा सा एक वो देख रहे हैं ताकि पॉइंट समझ में आ जाए, देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, जब हम अल्टरनेट्स
की लिस्ट बना लेते हैं, तब हम उसको इवेल्यूशन करते हैं कि कौन सा जो है वे हमारे लिए बिल्कुल सही है। देन हम जो 5th में बढ़ते हैं कि सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स। अब जो इनमें से सबसे चीपर जो पड़ता है, हमको जो सबसे चीपर वे पड़ता है उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हाँ हम इसी जो है प्लानिंग को यूज करेंगे। फिर देन हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं उनके अंदर इसको फॉलो करते हैं ताकि वो इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है अपने टारगेट, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या कर सके, अपने टारगेट को अचीव कर सके। यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं इसके अंदर, जो उससे ही हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। और देन लास्ट जो हमारा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फॉलो अप। फिर बाद में जब पूरी प्लानिंग की प्रोसेस हो जाती है, देन 7th स्टेप के अंदर हम फॉलो अप लेते हैं। यानी फॉलो अप बच्चों होता है फीडबैक लेना कि जो हमने प्लानिंग करी है उसका मार्केट के अंदर क्या फीडबैक रहा, उसका हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें क्या फॉलो अप रहा, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनमें क्या फॉलोअर्स रहा, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी हमारे जितने भी रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उनके थ्रू, परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी बहुत सारे वेरियस जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे हम इसका क्या लेते हैं, फॉलो अप लेते हैं कि हमने हमारी प्लानिंग में हम कहाँ तक सक्सेसफुल हुए। अगर ये पूरी प्लानिंग बिल्कुल सक्सेस रहती है तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से बिकता है और हम हमारे टारगेट को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ कमियां रह जाती है तो हम वापस से फिर नए तरीके से न्यू प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, वापस न्यू सारे फॉर्मेट जो है हम उसको, सारे जो स्टेप है उसको हम फॉलो करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टेप तो एक बार में क्लियर हुए होंगे। अब हम इसका जो है अच्छे से एक्सप्लेन देखते हैं। अब हम 1 स्टेप को वापस से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो पॉइंट्स क्लियर हो गए तो देन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स कि ये क्या एक्सप्लेन करता है। ये कहता है कि इन द प्लानिंग फंक्शन, जो हमारे प्लानिंग फंक्शन है उसके अंदर मैनेजर बीइंग विद द सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि जो मैनेजर है वो हर चीज की प्लानिंग जो है वो कौन से स्टेप से स्टार्ट करता है, अपने ऑब्जेक्ट डिसाइड करके ही स्टार्ट करता है। क्यों वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बिकॉज ऑल द पॉलिसीज जो प्रोसीजर्स होती हैं वो एंड द मेथड आर फ्रेम फ्रॉम द अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ओनली। ये क्या कहता है बच्चों कि कोई भी पॉलिसी जो है उसका जो फ्रेमवर्क रहता है वो किस के मतलब इन रहता है या किसके अंदर रहता है, तो वो हमारे जो अचीवमेंट्स होते हैं उन्हीं के, यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हीं के अंदर रहता है। यानी हम किसी भी चीज को जब अचीव करने जाते हैं तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं बच्चों, प्लानिंग बनाते हैं। और प्लानिंग क्यों करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई रीजन होता है और उसी रीजन का नाम होता है ऑब्जेक्टिव। जब तक उद्देश्य डिसाइड नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा हमें कहाँ जाना है, हमारा वे क्या होगा, हमें किस रास्ते पर चलना है। तो आफ्टर सेटिंग द गोल, जब हम गोल को सेट कर लेते हैं बच्चों तो बहुत क्लियर हो जाता है कम्युनिकेट करना अपने एम्प्लॉयज के साथ। यानी बहुत इजी हो जाता है कि हमें पता है हमें साल भर क्या काम करना है, ये हमारी प्लानिंग है। यानी सपोज जैसे मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा देती हूँ बच्चों, और वो एग्जाम्पल है हमारी जैसे सपोज स्कूल, ठीक है। अब स्कूल के अंदर एक क्लास चल रही है 12th क्लास, क्योंकि जो आपकी क्लास है, और उस 12th क्लास का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा जो सारा जो फ्रेमवर्क चलेगा वो किसके उस पे चलेगा, वो हमारे बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। तो जो भी हम प्लानिंग करेंगे वो हमारा फ्रेमवर्क जो होगा वो उसका जो मोटिव है वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बोर्ड एग्जाम। कि मैं सारे बच्चों को, मैं यानी क्योंकि मैंने प्लानिंग करनी है कि मेरे BST सब्जेक्ट के अंदर मेरे बच्चों के 99% जो है या मेरा रिजल्ट जो है वो 100% जाना चाहिए। तो जो मेरा 100% रिजल्ट है वो मेरा टारगेट हो गया बच्चों, वो मेरा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तो जितना स्टेप करते जा रहे हैं बच्चों उस एग्जाम्पल को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, माइंड में रखना। एग्जाम्पल वापस समझा रही हूँ बच्चों कि सपोज एक स्कूल है और स्कूल के अंदर एक क्लास है हमारी 12th क्लास, उसमें हमारा सब्जेक्ट BST और हमने उसका जो टारगेट रखा है बोर्ड एग्जाम रखा है कि बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट है वो 100% जाना चाहिए। तो अब उसके अकॉर्डिंग मैंने एक फ्रेम तैयार कर लिया, यानी मैंने गोल डिसाइड कर लिया। अब मैं अपनी प्रोसेस को किस तरह से आगे बढ़ाऊंगी, प्लानिंग किस तरह से आगे करूंगी ताकि मैं अपने टारगेट पर अचीव कर पाऊं, तो वो हम आगे देखते हैं। नाउ अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर होने के बाद बच्चों सेकंड पॉइंट देखते हैं कि डेवलपिंग प्रीमिसेस।
यहाँ पर ये क्या कहता है कि जब आपके गोल जो है डिसाइड हो गए, आपने फ्रेम डिसाइड कर ली कि मुझे इस फ्रेम में ही वर्क करना है, देन आप क्या करते हैं कि प्रीमिसेस रेफर टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, कि हम जो भी धारणाएं बनाते हैं, यानी हमने यूँ कह सकते हो आप कि अब मैंने गोल डिसाइड कर लिया, अब मुझे उस पर चलना है, तो सबसे पहले मैं अपने फ्यूचर को ध्यान में रख करके ही तो वे डिसाइड करूंगी कि मुझे किस वे पर चलना है, कौन कौन से अल्टरनेट जो हैं वो मुझे सेलेक्ट करने होंगे या मेरे पास पहले से मौजूद है। तो मुझे पहले से एक धारणा बनानी पड़ेगी कि मुझे किस किस पर काम करना है। कि प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड, कि जो प्रीमिसेस होते हैं वो हमेशा प्लान्स पर बेस्ड होते हैं कि हमें किस तरह की प्लानिंग करनी है। इट इज काइंड ऑफ फोरकास्ट, ये हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रख कर ही बनाए जाते हैं। मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज। क्या करते हैं बच्चों, जब सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे गोल्स क्या हैं, अब हमें उस पर चलना है, तो हम पहले थोड़ा सा फ्यूचर देखेंगे और देन पास्ट में हमने जो भी प्लानिंग कर रखी है उसके बारे में भी हम, जो हमारे पहले से एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं उनको भी हम ध्यान में रखेंगे कि हाँ इन प्लान्स को अपनाने पर हमें ये फायदे हुए थे और ये नुकसान हुए थे। तो हम हमारे आने वाली फ्यूचर प्लानिंग में हम इन चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे जिनसे हमें लॉस हो, और उन चीजों को कंसिडर करेंगे जिनसे हमें प्रॉफिट हो। तो कहने का सिर्फ सिंपल वे में ये है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होंगे, आपने अकाउंटेंसी में प्रीमिसेस का मीनिंग पढ़ा भी होगा कि जो भी संपत्ति हमारे पास अवेलेबल होती है उस संपत्ति को यूज करने के लिए पहले उसका पास्ट और फ्यूचर देख लेना कि पास्ट में वो हमें किस तरह से लॉसेस दे रही थी या किस तरह से प्रॉफिट दे रही थी, देन अब फ्यूचर में ये हमें किस तरह से प्रॉफिट या लॉस देगी। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इन्हीं को हम यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो आई होप बच्चों सेकंड पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। Now next, third point, listing the various alternate for achieving the objectives. अब जो कंपनी जब अपने जो प्रेमिसेस है उसको डेवलप करने के बाद क्या करती है, स्टेप बनाती है कि वो बहुत सारे जो भी उसके पास अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी अल्टरनेट्स वो हैं उसके पास, उसकी वो एक लिस्ट बनाती है। तो आफ्टर सेटिंग द गोल्स द मैनेजर मेक्स लिस्ट ऑफ अल्टरनेट्स मैनी वेज, वो लिस्ट बनाती है कि उसके पास कौन कौन से ऐसे तरीके वो अपना सकती है जिससे वो अपने टारगेट को अचीव कर सके। उसकी लिस्ट बनाई जाती है और बहुत सारे तरीके ढूंढे जाते हैं उन पर चलने के लिए, तब जाकर कोई एक वे फिर वो देखा जाता है कि किससे वो रीच द ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हो गया कि जब लिस्ट बना ली तो बहुत सारे रास्ते मिलते हैं उस पर चलने के लिए, एंड देन रीचिंग द ऑब्जेक्ट्स, कि किस पर चल करके वो अपने ऑब्जेक्ट्स पर पहुंच सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट अभी उसमें मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। तो अब एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं बच्चों कि इफ द ऑब्जेक्टिव इन टू इंक्रीज, ये हमारा इंक्रीज का साइन है बच्चों, कि इंक्रीज इन सेल्स बाय 10%। अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑब्जेक्ट रखा है कि मुझे 10% से अपनी सेल को इंक्रीज करना है, तो वो कौन कौन से अल्टरनेट जो है उनको यूज कर सकती है उसकी वो लिस्ट बना लेगी। फर्स्ट वो उसके पास ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस हैं बच्चों। अल्टरनेट्स मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप कौन से ऑप्शन को जो है चुनना चाहते हैं या आप चूज करना चाहते हैं। फर्स्ट दे रखा बाय एडिटिंग मोर लाइन प्रोडक्ट्स, कि जो आपने प्रोडक्ट रखा है उसी के लाइन प्रोडक्ट आप और सर उसमें ऐड कर लें, यानी कोई और नया प्रोडक्ट उसके पैरेलल ले आए ताकि आपकी सेल इंक्रीज हो जाए। देन ऑफरिंग डिस्काउंट, या तो आप सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप उसको डिस्काउंट ऑफर कर दें, यानी उसी प्रोडक्ट की प्राइस रेट कम कर दें, या प्रोडक्ट में ना और ज्यादा इंक्रीज करके प्रोडक्ट को दे दें। जैसे अगर 100 ग्राम का कोई पेस्ट है तो उसमें 10 या 15% और इंक्रीज करके आप जो है मार्केट में दे रहे हो, तो डिस्काउंट ऑफर करना या प्राइस डिस्काउंट ऑफर करना वो डिपेंड करता है कंपनी किस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहती है। देन दे रखा है इंक्रीज एक्सपेंडिचर्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, कि अगर थर्ड उसके पास एक ऑल्टरनेट ये भी रहता है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा दें या उस पर और एक्सपेंडिचर करने लग जाएं, खर्चे और करने लग जाएं, यानी एडवर्टाइजमेंट को और बढ़ा दें
ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता पड़े और वो उसे और खरीदें। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट बढ़ाकर भी वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ा सकता है। एंड देन और सेल्समैन अपॉइंट करके, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल्स, कि अगर वो सेल करने के लिए अपने कुछ एम्प्लॉयज को रख ले और उन्हें सेल्समैन की तरह डोर टू डोर अगर प्रोडक्ट को बेचने के लिए भेज दें, तो इससे भी जो है वो प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी। तो ये 4 अल्टरनेट्स थे उसके पास, यानी 4 अल्टरनेट्स थे तो एक कंपनी के या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। और जरूरी नहीं है 4 या बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इन अल्टरनेट्स की लिस्ट बना ली गई है। अब इस लिस्ट में से जो भी बेस्ट होगा उसे वो सेलेक्ट कर लेगी और जो सेलेक्ट करेगी वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो इस वीडियो में बच्चों केवल इतने ही हम